नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 7 समंदर पार न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस की विचारधारा को बहिष्कारवादी बताया और कार्यक्रम का खुला विरोध किया। वहीं मानव अधिकार संगठनों इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क ने सिटी हॉल के बाहर प्रदर्शन कर कार्यक्रम को रद्द करने और भागवत के वीजा पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया था। यूएससीआईआरएफ को अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और हमलों की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ममदानी और उनके जैसे समाजवादी नेता इस कार्यक्रम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जबकि बीजेपी ने न्यूयॉर्क के मेयर की आलोचना की है और विरोधी दलों ने भागवत के दौरे को लेकर तंज कसा है। हालांकि आरएसएस ने साफ किया कि यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय लोकाचार के तहत आपसी सद्भाव और खुले संवाद के लिए कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भागवत के कार्यक्रम से न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को क्या दिक्कत है और यूएससीआईआरएफ जैसा संगठन अमेरिका में हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहा है? क्या कट्टरपंथी विचारधारा के चलते सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन आरएसएस के प्रमुख के कार्यक्रम का विरोध है? हम विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। उनका पहला पड़ाव अमेरिका का न्यूयॉर्क है, जहां वो 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। It has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they are from. इतना ही नहीं, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने ट्रंप प्रशासन से न्यूयॉर्क दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत का वीजा रद्द करने का आग्रह और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े संगठनों के सदस्यों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक हमले किए हैं। वहीं भारत ने यूएससीआईआरएफ के दावों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये एक पक्षपाती संगठन है। मेरा कहना है कि हमें ऐसे संगठनों से दूर रहना चाहिए। सबको हमको पता है कि ये एक पक्षपाती संस्था है, कि ऐसे संस्थानों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान और ऐसे संस्थान के पास अपने खुद के एक एजेंडा होता है और साथ ही साथ इनका कोई साख या तो कोई विश्वसनीयता इसमें नहीं है। इस बीच न्यूयॉर्क में भागवत के कार्यक्रम से पहले हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। संगठन ने समुदाय के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए संयम बनाए रखने की अपील की है। जबकि अमेरिकी सिंगर और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम का विरोध करने वाले लोग पीएम मोदी और बीजेपी के विरोध की वजह से ऐसा कर रहे हैं। Mamdani is against that as well. He's a part of the Democratic Socialists of America movement that is associated within the Democratic Party that is absolutely in opposition of everything of Prime Minister Modi and everything he stands for. So again, you got Mamdani making these comments against the RSS chief for political reasons, for religious reasons. इधर देश में भी भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम को लेकर सियासी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत जी के रैली के खिलाफ हैं और इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं प्लूरलिज्म पे, दूसरी तरफ वो खुद उसके खिलाफ खड़े हैं। ये तानाशाही जो देश में चल रही है दो नेताओं की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरएसएस है। इस प्रकार के सवाल अगर अमेरिका में उठते हैं और भागवत जी से वहाँ के पत्रकारों को सवाल पूछने के लिए इनकरेज करते हैं, तो बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए हो जाएगा। आपकी जो काले कारनामे हैं वो देश देख रहा है। वो आज के दौर में तो छोटी दुनिया हो गई, आप जाके विदेश में भी अपनी बेइज्जती करा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? जोहरान ममदानी को अपनी बात रखने का इख्तियार है,
और हम थोड़ी उसके स्पोक्स पर्सन हैं। मोहन भागवत जा सकते हैं और तेलंगाना का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमेरिका नहीं जा सकता है। ये क्या बात है बताइए। एक ऐसी संस्था जिसको लेकर के सैकड़ों चिंताएं हैं, वो चिंताएं देश में रहने वालों को भी है और विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी। न्यूयॉर्क में भागवत के दौरे को लेकर एक पक्ष का कहना है कि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और उसे कार्यक्रम करने का अधिकार है, जबकि विरोध करने वाले संगठनों और कुछ अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता समूहों का आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बहिष्करणकारी माहौल से जुड़ी रही है। फिलहाल भागवत के कार्यक्रम को लेकर दोनों पक्षों के रुख ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक और सामुदायिक बहस को तेज कर दिया है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो सात समंदर पार संघ पर तकरार है और ये मामला आज का नहीं है, ये पहले ही जब आया था तब कई सारे सवाल खड़े हुए थे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, देखिए यहाँ पर कि 29 अगस्त का जो प्रस्तावित उनका एक कार्यक्रम है और उनको जाना है, इसको लेके पहले से ही चर्चाएं और विवाद शुरू हो गया था। मुख्य रूप से जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या तकलीफ है, और अमेरिका में जो भी ये संगठन है USCIRF के जो चीफ हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उनको रोका नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो ये कार्यक्रम कंडक्ट कर रहा है, आपसे कुछ देर पहले मैंने एक अपडेट देखा, जो इस पूरे कार्यक्रम को कंडक्ट कर रहा है उनका एक्स पर अकाउंट सस्पेंडेड किया गया है, जिसको लेकर ये बात की गई है कि ये क्यों। तो आप सोचिए कि अमेरिका किस स्तर पर कितनी जल्दी अपने डिसीजंस लेता है, लेकिन विरोध क्यों? जब कार्यक्रम की थीम क्लियर है और वो आके बात करना चाहते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कौन है इसके पीछे? हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर राहुल बाली। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। RSS विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन मजीदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राहुल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। राहुल जी, ये पूरा विषय ना देखिए कुछ नया सा नहीं है। जब से ये बात आई कि उनका 29 अगस्त को प्रस्तावित दौरा है, उनका एक कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, मोहन भागवत को जाना है न्यूयॉर्क में उनका जो कार्यक्रम है, तो उसके पहले भी यहाँ के जो मेयर हैं उनकी प्रतिक्रिया आई थी, और इसके पहले ये भी बात निकल कर आई थी कि एक विरोध जो USCIRF के चीफ हैं जो उनकी तरफ से आई थी कि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ये अलग तरीके की बात करता है RSS, इसलिए इस चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अमेरिका में रहते हुए इन सारी चीज़ों पर आप किसी के दौरे को लेकर, या मोहन भागवत अपने आप में एक पर्सनालिटी है, उनके विचारों को लेकर, या RSS के विचारों को लेकर जो देश की सेवा के लिए भी काम करता है, हम सिर्फ एक राजनीति से तौल कर ना देखें। क्यों इस तरीके का विरोध? और जो संस्थाएं वहाँ पर यदि काम कर रही हैं, जो हिंदू संगठन होते हैं उनके लिए और तमाम चीज़ों के लिए, वो कितना काम कर पा रहे हैं, ये भी तो देखें। क्या इस विरोध का एक मकसद या मायने आप समझ पा रहे हैं? जी राखी जी, धन्यवाद सबको। मेरी तरफ से नमस्कार आपको भी। राखी जी, जैसे आप जानते हैं कि 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर में ये यूनिवर्सल वननेस एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मोहन भागवत जी एड्रेस करने जा रहे हैं। आप देखिए कि वहां भी इंडियन रहते हैं, तो वो भी अक्सर इंडियन जितने भी डायस्पोरा जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी राजनीति के बारे में हमेशा वेल कनेक्टेड रहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। वो हमेशा उस पर कमेंट करते हैं, अपने विचार देते हैं। लेकिन आज जो जितना भी कैंपेन उनके अगेंस्ट हो रहा है, उसके पीछे थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि RSS जो है इंडिया के अंदर क्या कर रही है। देखिए, RSS अपने आप को जरूर ये कहती है कि वो सिर्फ एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल सर्विस के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन अगर किताबों में पढ़ा जाए और जो इंसिडेंट्स पूरे देश के अंदर हो रहे हैं उसको अगर हम देखें, तो हम उसमें ये पाते हैं कि मोहन भागवत जी जब 2017 में इंदौर में गए थे, तो उनकी एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में रहने वाले लोग जर्मन हैं, ब्रिटिश में रहने वाले लोग ब्रिटिशर हैं, और अमेरिका में रहने वाले लोग जो है अमेरिकन हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो कम्युनिटीज हैं
जो रिलीजियस कम्युनिटी, माइनॉरिटीज कम्युनिटी, उनके लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1944 में उनके एक वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आजादी से पहले उन्होंने लिखा कि आरएसएस इज ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है रिक्रूट कर रही है मिलिट्री पर्सन को, टीचर को, क्लर्क को और बहुत सारे सेटअप करने के लिए। ये पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। अब देखिए चल के ये है कि यहाँ ये एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस की बात करते हैं तो वहाँ गन फैक्ट्री की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ आप देखें कि 1979 के अंदर वाजपेयी साहब जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि आरएसएस को रिफॉर्म करना चाहिए, आरएसएस को जो है वोट करना चाहिए अपने आप को अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ 1979 की, जयप्रकाश नारायण जी की। जयप्रकाश नारायण जी जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े अच्छी तरह काम कर रहे थे उनके साथ। उन्होंने लिखा कि आरएसएस जो है अपना हिंदुत्व एजेंडा करने के लिए वो झूठ भी बोल सकती है, धोखा भी दे सकती है और चीट भी कर सकती है। ये मैं किताब जो है, किताबों की बातें कर रहा, बकायदा किताबों में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ एक किताब छपी है 2002 के अंदर, वो कन्नू पार्ले की किताब है जिसका टाइटल है आरएसएस टायरस विद पॉलिसी फ्रॉम हेड ब्रिगेड टू सुदर्शन। उन्होंने वहां लिखा कि जहां ये आरएसएस क्लेम करती कि हम राजनीति के तरफ नहीं करते, हमारी सिर्फ सोशल सर्विस है, उन्होंने उस किताब में लिखा है कि आरएसएस प्रोवाइड्स लीडर एंड केडर and the money to the political party that is a BJP। आप दूसरी तरफ आपको और बताता हूं कि आरएसएस बीजेपी बनने से पहले जनसंघ थी। जनसंघ के जो फाउंडर मेंबर हैं मौली चंद्र शर्मा जी, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे जनसंघ। उन्होंने लिखा कि मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूं कि आरएसएस की इंटरफेरेंस जो है जनसंघ के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये जो मैंने सारा आपको किताबों से रेफरेंस दिया है, बकायदा अवेलेबल है ये सारी चीजें, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये आरएस के दोहरा चेहरा दिखाई देता है कि बाहर जाके ये यूनिवर्सल वननेस की बात करते हैं और जब इंडिया में रहते हैं तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। देखें जो इनके संगठन हैं, जो जैसे हम बीएचपी कहते हैं, बीएचपी 1966 में बनी, उसके बाद 1980 में बीजेपी बन गई। तो बीएचपी ने जो कुछ भी किया वो आरएसएस के कहने पे किया और आम जानबूझ भी। और दूसरी जगह जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आरएसएस का जो कैरेक्टर है वो इन किताबों से, इन स्टेटमेंट से आपको पता चलता है। इसलिए आज मोहन भागवत जी का विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां का डायस्पोरा नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो इंडिया जो है जो बिखर जाए, डिसइंटेग्रेट हो जाए, रिलीजियस लाइन के ऊपर हिंदू मुस्लिम में बिखर जाए इंडिया। वो डायस्पोरा ये चाहता है क्योंकि उनके आज भी पेरेंट्स, आज भी बच्चे और पीछे के रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। वो चाहते हैं कि देश के अंदर शांति हो, देश के अंदर प्रगति हो, ताकि वो जितना पैसा भेजें वो जहाँ की देश की तरक्की के लिए लगे। ये इसलिए उनका जो आज विरोध हो रहा है, ये विरोध इसलिए हो रहा है कि इंडिया में कुछ और है और बाहर जाके जो वननेस की बात करते हैं, वहाँ अमेरिका में मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी फेथ कंट्री है, तो वहां वननेस की बात करते हैं। इसलिए बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है इसका विरोध कर रही हैं। जी राखी जी। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हाँ दिनेश जी, राहुल जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं उन बातों से। और इस चर्चा में हम पहले भी एक बार जुड़े थे। बहुत बड़ा ये सवाल था कि आखिरकार इस तरीके के विरोध के मायने क्या, तो क्या मायने हैं। बहुत कुछ मुझे लगता है राहुल जी ने अपनी बातों के जरिए रखा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या कहीं कोई ऐसी बातें हुई हैं जो या तो गलत तरीके से गई हैं या फिर हुआ है और इसलिए इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश हो रही हैं? मैं इसका दूसरा पहलू भी मान सकती हूँ, कुछ ऐसे विरोधी बिल्कुल हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी, या मैं पार्टी का नाम ना भी लूँ तो देश के प्रधानमंत्री, जिनका अपना वैश्विक स्तर पर अलग पहचाने हो सकता है, उनके विरोधी हों और इसलिए शायद भारत के नाम पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। इसमें कोई दौरा नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है। तो दोनों ही पहलू को रखते हुए ये बात बेहद ज़रूरी होती है। क्या मत है आपका? सर, राजनीतिक दल में कार्य करने वाले भारत
की पवित्र भूमि के जितने भी संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है उनको पूरी स्वतंत्रता है। किसी भी राजनीतिक दल में अपना कार्य करे, इलेक्शन लड़े, अपनी विचारधारा को आगे करे, पीछे करे, उनकी मर्जी है। संघ एक विचार है, राष्ट्र हित में कार्य करना, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वयं का बोध, इस तरह का कार्य हम लोग करते रहते हैं। उसके बावजूद भी पुस्तकों में क्या लिखा गया, अलग अलग लोगों की विचारधारा क्या रही, ये व्यक्ति का खुद का एकाधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी को जो अच्छा लगा उन्होंने बोला, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, संघ को समझना इतना आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी बोल दे। संघ को पुस्तकों में पढ़ के, टीवी पे देख के या चर्चाओं के द्वारा नहीं समझा जा सकता। संघ के अंदर घुस करके ही संघ को समझा जाता है। से शाखाओं में क्या होता है, संघ प्रशिक्षण वर्ग में क्या क्या हम लोग सिखाते हैं, क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ राष्ट्रभक्ति, स्वास्थ्य निर्माण, योगा, अभिव्यक्ति की आजादी और अपना कल्चर, और हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या चिंतन कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, वो सारा कार्य अपना होता है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, राष्ट्र के अंदर भी, बाहर भी, और भी कहीं हमारी शाखाएं नेपाल जैसे देश के अंदर भी चल रहे भी। नेपाल के अंदर बड़ी विपदा आई है। मैं भगवान पशुपतिनाथ से यही दुआ करूंगा कि वहाँ बड़ी अच्छी तरह से लोगों की मदद करें और सब लोग ठीक ठाक रहे। वहाँ पे भी संघ का अपना कार्य शुरू हुआ है, भारत ने वहाँ मदद दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विरोध हो रहा है, पहले भी आपके टीवी चैनल पे मैंने कुछ बातें कही थी, विदेशों से भारत के अंदर, हालांकि ये आज का विषय है नहीं, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर दूं इस बात की। विदेशों से भारत के अंदर कहीं ना कहीं आर्थिक मदद होती है। वो जो आर्थिक मदद होती रही है, वो किस रूप में यहाँ पे उसका उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ, वो काफी लोगों के संज्ञान में है। लेकिन वो किस तरह से उसको चर्चा करे या ना करे, वो एक अलग बात है। कश्मीर के अंदर किस किस तरह की स्थिति हुई है वो सबको पता है। कितना यहाँ मूल रूप से सनातन के अंदर रहने वाले प्रत्येक मित्र, भाई, भगनी का धर्म परिवर्तन पहले से होता रहा है। या वो नॉर्थ ईस्ट का विषय है, कश्मीर का विषय है, केरला का विषय, बंगाल का विषय, पंजाब का विषय। पंजाब के अंदर तो अभी भी वहाँ पे जो है चर्च बनाए जा रहे हैं, और जो सिख मेरे मित्र और भाई हैं वहाँ पे जो है वो क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस तरह का जो विषय है, ये भारत से नहीं चलाया जाता, ये कहीं न कहीं बाहर से भी मदद आती है। हम लोगों को चाहिए, स्वतंत्रता सबको पूरी है। जिस दिन से यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भारत के अंदर आई है, पूरा दुनिया इस बात की गवाह है, एक भी किसी व्यक्ति को गलत तरह से दबाया नहीं गया, किसी की अभिव्यक्ति आजादी को कुचला नहीं गया, सबके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की गई, सबकी बातें मानी गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर पूरी तरह से सुरक्षित और संवर्धित है तो वह अकेला देश भारत ही है। यहाँ पे किसी प्रकार का किसी को इस तरह की हरकत आज तक की नहीं गई। लेकिन और जो कंट्री रहे हैं, भारत के आसपास के जो कंट्री है, वहाँ की क्या स्थिति है, हालांकि ये संघ का विषय, हम लोग इसमें कभी चक्कर में पड़ना नहीं चाहते कि इस तरह की भाषा हम लोग बोलें ना, हमारा ये विषय है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ बातें ऐसी दिमाग में आई है जो मुझे चर्चा करनी पड़ी है। भारत के आसपास में किस तरह से वहाँ लोगों को मारा गया, पीटा गया, धर्म परिवर्तन हुए हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं जिस धर्म में हूँ, जिस उसमें रहता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या मेरी पूजा पद्धति है, सबको अधिकार है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक चर्च जितने भी हैं, सब लोग मर्यादा में रह करके अपना कार्य करें, कोई आपत्ति किसी को नहीं है। ये जो विरोध हो रहा है, ये सिर्फ भारत को कमजोर करने के लिए विरोध हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ करके अपनी कहेंगे, लोग इनकी बातें सुनेंगे विचारधारा से, तो कुछ लोग वहां अपने पक्ष में हैं, सुनना चाहते हैं, और अगर कुछ लोग सुनना ना चाहते तो उनको बुलाया नहीं जाता। और भागवत जी जब भी कभी कोई बात कहते हैं, आज तक किसी की राजनीतिक दल का उन्होंने पक्ष लिया नहीं, किसी राजनीतिक दल के बारे में संघ ने आज तक चर्चा की नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है, मैं पहले भी कहता रहा, हमेशा मैंने कहा, संघ के अंदर कार्य करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता अगर संघ को छोड़ करके किसी राजनीतिक दल में जाता है, पूरी तरह से स्वतंत्र है,
किसी भी राजनीतिक दल में जाकर के कार्य कर सकता है। उस तरह के आरोप भी संघ के ऊपर लगते हैं, ये जो संघ का है जी, इन्होंने कब्जा कर लिया, उस राजनीतिक दल में गए हैं, ये संरक्षण देते हैं। और एक विषय हमने पहले ये भी कहा है, भारत की राजनीति के अंदर कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर कभी संघ के किसी कार्यकर्ता के पास आता है सलाह लेने के लिए, हम लोग सलाह देते हैं। आज आपने मुझे फोन किया, मेरे टीवी चैनल पे आना है तो मैं आया हूँ जी, अपनी बातें कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपने किसी लालच के वश बुलाया, प्रेशर वश बुलाया, या मेरी आपकी कोई है, आपने बुलाया मैं आया। हमें कोई भी व्यक्ति सम्मान से बुलाएगा, हम जाकर के अपनी बातें जरूर कहेंगे। संघ राष्ट्र भक्त संगठन है, किसी के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कुछ लोगों को विशेष सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, राष्ट्र हित में कार्य करने का प्रयास होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी ही चाहिए। यही संघ का विचार है। आपका आभार, धन्यवाद। ठीक है, कौसर हसन मजीदी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही साहब आपकी। सर, अगला सवाल आपसे इसलिए भी ले रही हूं क्योंकि जो आरोप वहां से लगाया गया है, जो लोग विरोध कर रहे हैं मोहन भागवत का या आरएसएस को बैन करने की जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है धार्मिक रूप से यदि देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज्यादा विभाजन की बात करते हैं या गलत बात करते हैं। ये परसेप्शन एक बनाने की कोशिश है, क्या ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बेहतर इसका एक विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद राखी जी, महत्वपूर्ण चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। और साथ ही हम अपने सभी साथी को पैनलिस्ट हैं उनका अभिवादन करते हुए सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बधाइयां देते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये पूरे जो डिबेट का जो विषय है, जो जोहरान ममदानी ने बयान दिया या उनके अगेंस्ट बयान दिया गया, ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयान है, क्योंकि वहां पर कुछ दिनों में आने वाले वक्तों में चुनाव होने वाले हैं। और ये जिस राजनीतिक पार्टी के हैं, जोहरान ममदानी डेमोक्रेट्स पार्टी के आते हैं, तो ये पूरी तरीके से ये राजनीतिक बयान है, राजनीति से प्रेरित है। और वो अपने यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में फायदा उठाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो जाने, उनका मंतव्य जाने, और उसके वक्तव्य के हम प्रवक्ता नहीं है। हम तो चर्चा करेंगे कि इसके जो परिप्रेक्ष्य में जो बातें की जा रही हैं। देखिए, हमारे देश में कोई भी संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, उसको कार्य करने का पूरा अधिकार है। वो अपना कार्य करते हैं, अपने संगठनों को विस्तार करते हैं और अपनी विचारधारा का विश्व भर में व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं। केवल एक आरएसएस ही एक ऐसा संगठन नहीं है जो दुनिया के जो है दूसरे देशों में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का एक संगठन है दावत इस्लामी, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, पाकिस्तान के ही दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी दुनिया में काम करते हैं, भारत में भी काम करते हैं। तो देखिए, ऐसा है ना कि एक भारतीय के तौर पर जो जोहरान ममदानी ने बयान दिया है, उस बयान की मैं घोर निंदा और आलोचना करता हूं कि हमारे भारत का कोई संगठन, देखिए हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की विचारधाराएं हैं और तमाम तरीके के विरोधाभास भी हैं। ऐसा नहीं है कि विरोधाभास नहीं है। हम किसी संगठन की किसी विचारधारा से सहमत और असहमत हो सकते हैं, ये हमारा अपना अधिकार है। लेकिन अगर किसी भारतीय का या किसी भारतीय संगठन का विदेशी भूमि पर विदेशी लोगों के द्वारा विरोध किया जाएगा, तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। और हम इस बात से बड़ा प्रसन्न है कि हमारे देश की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके बारे में जो है वो अच्छी तरीके से जवाब दिया है, और हम इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं। और इस तरीके की जो चीजें आती हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, मुझे तो जब ये चर्चा में आया और काफ़ी दिनों से ये बातें आ रही थी, सबसे पहले तो ये जानना बेहद ज़रूरी था कि इस तरह की बातें उठी कहाँ से। और दूसरी चीज़ ये, जैसा कि जोहरान ममदानी की बात हो रही है, ठीक है उनका ये एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है या जो भी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, हम अमेरिका से अपने संबंधों की जब जब बात करते हैं, मुझे लगता है अमेरिकी प्रशासन से बड़े तो ना तो ममदानी हो जाएंगे, ना ही USCIRF के चीफ हो जाएंगे, और भी बाकी जिन लोगों का जिक्र है इसमें। तो कम से कम वहाँ का अमेरिकी प्रशासन तो देख ले कि हमें क्या बात हो रही है, हमारे यहाँ क्यों इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और इसको लेके ठीक है हमारा स्टैंड क्लियर हुआ, हमारे विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया आई, बातचीत गई, लेकिन ये छोटा सा विषय नहीं है। जहां तक आरएसएस की बात है या मोहन भागवत की बात है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने आप में एक ओहदा है, देश सेवा के लिए नाम आता है, तमाम चीजें हैं,
क्यों इस चीज का इस तरीके से बैन करने की बात करके सवाल भारत को लेकर उठाया गया? क्या वाकई नीचा दिखाने की कोशिश की गई है या बताने की कोशिश की गई है? मुझे लगता है इसके लिए कोई और एक स्टैंड लेने की जरूरत है यहाँ पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की, सभी बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसे उपाध्याय जी ने आरएसएस के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं फॉरेन में रहा हूँ, पर्टिकुलरली अमेरिका में रहा हूँ, और वहां पे जो एचएचएस, यहाँ आरएसएस बोलते हैं, वहां पे हिंदू स्वयंसेवक संघ है जो हिंदुओं के लिए काम करता है। जो हम वननेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई पूरा जो विश्व है सभी परिवार हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि जब हिंदू पूजा करता है, सनातनी पूजा करते हैं, तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो विश्व के कल्याण में वो समस्त यूनिवर्स की बात करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम भारत की भी बात नहीं करते, हम जाति और धर्म तो बहुत दूर की बात है, हम पूरे विश्व यूनिवर्स की बात करते हैं, उसके कल्याण की बात करते हैं। तो उसी वननेस पे बात करने के लिए परम पूज्य मोहन भागवत जी अमेरिका गए, और वहां पे लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो एचएचएस के माध्यम से भिन्न भिन्न सेवा कार्य अमेरिका में करते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और वहां पे अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, सम्मानित किया है, आइडेंटिफाई किया है कि ये वो लोग हैं जो सेवा करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिस देश में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिका के सेवा कार्यों में इनका बहुत बड़ा रोल है। और अपना जो फेथ है, बिलीव है, वो किसी पे थोपते नहीं, उसको वो अपने तरीके से अपनाते हैं। रही बात वहां बहुत सारी ऐसी शक्तियां, जो ममदानी की बात रही, वो कट्टरपंथी है, और उनके कुछ फॉलोअर्स भी हैं, तो उनके विरोधी भी वहां पे भारी संख्या में है। वो अपने जो कट्टरपंथी फॉलोअर्स हैं उनको अपनी मतलब एक तरीके से रिलीवेंस दिखाने के लिए इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने विरोध नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन विरोध करता इतनी बड़ी शख्सियत के लिए वीजा देने से पहले क्या उन्होंने डिस्कस नहीं किया होगा? क्या उन्होंने बातचीत नहीं की होगी? अगर बातचीत की होगी, डिस्कस किया होगा, उनको अरेंजमेंट भी करना है, क्योंकि देयर विल बी स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर मोहन भागवत जी। तो ऐसा तो है नहीं कि मोहन भागवत जी के लिए ऐसे सामान्य जैसे हम और आप चाहते हैं तो वहां पे खुले में छोड़ देंगे, तो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी और स्पेशल अरेंजमेंट है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी वहां पे कोई भी गलत या आप कह सकते हैं नेगेटिव कोई वहां पे स्टेप्स नहीं लिया गया है। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि हिंदू जो है या हिंदुत्व जो है या फिर सनातन जो है वो सबकी बात करता है। तो जो वननेस की बात आदरणीय मोहन भागवत जी अमेरिका में करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाके भाषण दिया शिकागो में, मैं वहां शिकागो में रहा, तो उन्होंने उस समय वर्षों पहले वहां की जनता को प्रभावित किया। तो वैसा ही प्रोग्राम ये होने जा रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये नॉन आप रिलीजियस बेस्ड प्रोग्राम इसको कह सकते हैं। ये ह्यूमैनिटी के बारे में बात करेगा, ये सेवा के बारे में बात करेगा, ये सबको साथ लेके चलने में वाले में बात करेगा। जो पूरी दुनिया में आज लड़ाइयां चल रही हैं, डिफरेंसेज हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात करेगा। मैं ऐसा समझता हूँ ये पॉजिटिव कार्यक्रम है। और जो मेरे वहाँ पे लिंक्स हैं, जो न्यूयॉर्क में, डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में, या शिकागो में, या फिर क्लीवलैंड में, तो या फिर ह्यूस्टन में, तो वहाँ बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं लास्ट कार्यक्रम ऐसा ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था ह्यूस्टन में, हाउडी मोदी, जिसमें लाखों की संख्या में भारतीय समुदाय और विदेशी लोग भी शामिल हुए थे। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका जो एक्साइटमेंट है उस प्रोग्राम से कम नहीं है, वैसा ही एक्साइटमेंट है पूरे अमेरिका में बज है। और न सिर्फ हिंदुओं में, सनातनियों में, बल्कि हमारे जो अन्य समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे, जैन हैं, सिख हैं और क्रिश्चियंस हैं, इवन अमेरिकन जो नेटिव लोग हैं उनमें भी उत्साह है। वो भी सुनना चाहते हैं कि वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा सेवा करने वाला या व्यक्ति का निर्माण करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो बिना किसी प्राइवेट सपोर्ट के या प्राइवेट डोनेशन के चलता है अपने कार्यकर्ताओं के बेस पे, तो वो कैसा है, जो उनके मुखिया हैं वो क्या सोचते हैं, कैसा बोलते हैं और उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो उनके साथ इंटरेक्शन में तो जो वर्ल्ड की जो मीडिया है वो भी बहुत उत्साहित है, वहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित है। मैं तो समझता हूँ ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम साबित होगा और इससे ना सिर्फ हमारे भारत की साख बढ़ेगी बल्कि विश्व को भी एक दिशा मिलेगी कि किस तरीके से इन विषम परिस्थितियों में वो कॉन्फ्लिक्ट से रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी सुन पा रहा हूँ। राजेश जी, पूरे विषय पर आपका क्या मत है, या क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक पक्ष यदि मैं देखूं इस पूरे विषय पर,
क्या मत है आपका? राखी जी, सर्वप्रथम तो रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर आपके चैनल के माध्यम से आप सहित देश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से। जो विषय वस्तु पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं आपके साथ, हमारा स्पष्ट यह मत है कि जब आरएसएस अपने घर में, अपने देश में एक पक्षी संगठन के रूप में अविश्वसनीय और नफरतवादी पहचान बना रखा है, तो बाहर जाने पर इस तरह का विरोध झेलना एक स्वाभाविक घटना है। आपने देखा कि तमाम वहां जो है न्यूयॉर्क में, ठीक है, बातें अभी आई कि वहां के मेयर जो न्यूयॉर्क के विरोध कर रहे हैं वो फासिस्टवादी हैं और वहां चुनाव है इंटरनल, इसलिए इंटरनल पॉलिटिक्स की दृष्टि से उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन तमाम जो हिंदू संगठन वहां काम करते हैं हिंदुओं के हित के लिए, वो भी विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। तमाम संगठन जो वहां ह्यूमनिटी के लिए काम करने वाले हैं, वो भी जो है इनके इस अविश्वसनीय और नफरतवादी जो अविश्वसनीय चेहरा है उसका मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए। दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि अभी तमाम बातें आए कि भारत का विरोध, आरएसएस का विरोध भारत का विरोध नहीं। अमेरिका का संबंध भारत से मधुर था, है और आगे रहेगा। ऐसी कोई विदेश नीति नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कुछ तमाम स्थितियों में अमेरिका के सामने दुर्बलता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जरूर दिखाया, वो हमारे नेतृत्व की कमजोरी है। लेकिन जहां तक समग्रता में आप भारत को देखेंगे तो भारत और अमेरिका का रिश्ता अच्छा था, है और आगे रहेगा। और आरएसएस का विरोध किसी भी तरह से या भाजपा का विरोध किसी भी तरह से भारत का विरोध नहीं है। इस संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। ठीक है राहुल जी, एक बार फिर इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ देर पहले एक अपडेट था कि यहाँ पर जो मोहन भागवत जी के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है संस्था, उनका एक्स अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया। ये एक अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की है कि वो कितनी तेज़ी से स्टैंड लेते हैं इस तरह की चीज़ों में। तो मुझे लगता है ये इसके पीछे जो लोग भी हैं, जो एक मोनोपोली है, क्या ये ठीक है? और इसके लिए एक स्टैंड जो अमेरिकी प्रशासन का हो सकता है वो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ तक यूएससीआरएफ की मैं बात करूँ, इसके जो चीफ हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक विचारधारा के लोग यदि इस तरह की चीज़ों को किसी भी वजह से ला रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और इसके लिए कम से कम प्रशासन को एक चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि बैन तो ये कर नहीं सकते, बैन करने का राइट अमेरिकी की जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनके पास है, ये नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ विरोध की बातें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आना ही क्यों? ये एक बड़ी पॉलिसी है मुझे लगता है। इसके अतिरिक्त अब आगे क्या हो सकता है इस विषय पे? क्योंकि कार्यक्रम तो होगा, तो क्या हम मान ले कि कार्यक्रम नहीं हो सकता? महज आज से यदि मैं काउंट करूं तो परसों का दिन तय है 29 तारीख का, तो कार्यक्रम तो होना है। राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी, चलिए शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। दिनेश जी, इसी चीज, राहुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट करिए। हाँ राखी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रही हूँ सर। मेरा क्वेश्चन सुना आपने? हाँ मैंने सुन लिया आपका क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, जो आप कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी या मैं किसी संगठन से नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वननेस की बात मोहन भागवत जी वहां जाके करने जा रहे हैं, वो इंडिया में क्यों नहीं करते? अभी उपाध्याय जी और शर्मा जी वो बड़े फूल बरसा रहे थे। अब मैं उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूँ कि गिरजाघर कौन तोड़ रहा है यहाँ?
शर्मा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ आप राहुल कि गांधी अगर ना आप बने, यहाँ कोई गिरजाघर नहीं तोड़ रहा है। देखे यहाँ मैं कितने राहुल गांधी गिरजाघर नहीं बन बन रहे रहा हैं हूँ। आपको पता है? उन मैं गाँव में, उन घरों देश में, के उन अंदर कॉलोनी जो में भी कुछ हो रहा है गिरजाघर उसकी बन बात रहे कर हैं रहा हूँ। जहाँ मैं क्रिश्चियंस नहीं देश के रहते। अंदर जो कुछ हो रहा है यहाँ उसकी बात कर लाखों रहा हूँ। की संख्या में गिरजाघर बने। आप अफवाह भी मत तो फैलाओ, जानते हैं इस राहुल बात गांधी जी को। की तरह झूठ मत बोलो, अखबारों में पढ़ा कि नहीं? झूठ मत आपने बोलो, अखबारों में पढ़ा झूठ कि नहीं मत सर? बोलो। यहाँ आपने अखबारों गिरजाघर में पढ़ा लाखों कि नहीं की सर? संख्या में सवाल बने आ हैं जाने दीजिए और खीमचंद ऐसे जी। एरिया में खीमचंद भी जी एक बने हैं सेकंड, जहाँ उनकी देखिए जरूरत नहीं है। एक मिनट, मेरी उनके बात सवाल नहीं आने पूरी दीजिए सुनी फिर आंसर आपने। कीजिएगा। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आरएसएस करा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे देश के अंदर कोई गिरजाघर तोड़ रहा है, हमारे देश के अंदर मस्जिद को नहीं तोड़ टूट रहा रहे, है आप कोई, झूठ बोल या रहे हैं। उसके सामने गाना आपकी बजा रहा है, इंटेंशन गलत तो है। यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्यों नहीं कर रहे? अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ तो जरूरत ज्यादा है। अमेरिका में तो जरूरत नहीं है वननेस की। वो तो उनकी कंट्री है, वो तो मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ कंट्री है। राखी जी मैं नहीं, जवाब देना करने चाहूंगा। की हाँ मैं आऊंगी जरूरत जल्दी यहाँ से, है एक इंडिया के सेकंड। अंदर। और देखे राखी जी, दूसरी बात, उपाध्याय जी ने बिल्कुल ही किताबों को नकार दिया। मैंने तो वाजपेयी जी की बात की, और वाजपेयी इनके थे, बीजेपी के। मैंने तो और किसी की बात ही नहीं की। अब अगर वाजपेयी को भी नकार रहे हैं ये, तो मुझे लगता है फिर तो इस डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम वो वहां जाके करना चाहते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ना तो अमेरिका और इंडिया के रिश्ते खराब होंगे, ना कोई ऐसा है कि आरएसएस का आदमी वहां चला जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और ना ऐसा कुछ है कि मोहन भागवत जी ना तो मिनिस्टर हैं और ना मोहम्मद जी के कोई अथॉरिटी है। वो तो एक आरएसएस के संगठन के संचालक है, इसलिए जा रहे हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो क्रिमिनल हार्मनी है उसको बनाने की जरूरत है, ताकि हमारा देश जो है बच जाए, ताकि देश हमारा डिसइंटेग्रेट ना हो जाए। ये मैं उन्हीं के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। मैं दूसरे राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ, दूसरे रिलीजियस संगठन की भी बात कर रहा हूँ। इनको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब देश को बचाने की जरूरत है, अब देश को इकट्ठा करने की जरूरत है, अब देश को जो है धार्मिक, कल्चरल और इन चीजों को लाके इकट्ठा करके हमारे देश को आगे बढ़ाने है, ना कि ये नफरत की, ये नफरत की राजनीति जो है ये नहीं चलेगी। ठीक है राहुल जी, चलिए मैं जवाब भी लेती हूँ। हाँ खेमचंद जी बोलना चाह रहे थे, बोलिए। दिनेश जी इसके बाद आऊंगी। देखिए डॉक्टर राहुल जी ने सबसे पहले बोला अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन है, जर्मन में रहने वाले जर्मनी में रहने वाले जर्मन कहलाते हैं, ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिशर्स कहलाते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कहलाएं, ऐसा डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बोला। उसमें क्या गलत बोला? क्या अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन क्या ऑल क्रिश्चियंस हैं क्या? ब्रिटेन में रहने वाले सारे ब्रिटिशर्स क्या वो सारे क्रिश्चियंस हैं क्या? और फेथ के लोग नहीं रहते क्या? वो अपने फेथ का प्रैक्टिस नहीं करते क्या? ऐसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मीन्स एक कल्चर, एक आइडेंटिटी, एक परंपरा, एक बोली भाषा, रहने सहने का तरीका। इट डजंट मीन्स रिलीजियस प्रैक्टिस। वो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बोला। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ, और वो हिंदू जो वे ऑफ लाइफ है वो सभी की है। यहाँ का मुसलमान और सऊदी अरबी का मुसलमान, आप देखिए उनकी परंपरा कितने अलग है। आप ये कह देना क्योंकि आपकी संकुचित सोच है, और फिर आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे गिरजाघर टूट रहे हैं। अरे कहाँ टूट रहे हैं गिरजाघर? या गिरजाघर लाखों की संख्या में बने हैं, और ऐसी जगह भी बने हैं जहाँ कन्वर्जन फैलाया जा रहा है, और वो कांग्रेस ने बनवाए हैं। कांग्रेस ने खुल के कन्वर्जन की फैक्ट्री को बढ़ावा दिया। आज सब सुरक्षित हैं, आज क्रिश्चियन भी भारत में सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित हैं, जैन भी सुरक्षित है, पारसी भी सुरक्षित, छोटा ग्रुप भी सुरक्षित है, क्योंकि सबको बराबरी के साथ देखा जा रहा है। हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते, आप लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की। इसीलिए कन्वर्जन भयंकर तरीके से आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उनका डेमोग्राफी ही बदल दिया। आप कहते हैं कि देश में हार्मोनी आनी चाहिए, हार्मोनी का ही तो काम मोहन भागवत जी ने पीछे भी समाज भारत में किए, दिल्ली में किए, या अन्य स्टेट्स में किए, तो उन्होंने सभी की बात की और सभी समाज के लोगों ने उनके कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप आरएसएस की शाखा में जाके देखिए, जाओगे तो पता चलेगा
वहां देश की बात की जाती है, भारत माता की बात की जाती है। वहां पे ये बात नहीं की जाती कि भारत माता में रहने वाले जो दूसरे धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत लोग होते हैं, नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन हम भारत में हैं तो भारत हमारे लिए सर्वोपरि है, भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी ड्यूटीज हमारे लिए सर्वोपरि है, सिर्फ हमारे अधिकार हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। तो वो ड्यूटीज सिखाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनना सिखाते हैं, जो कोई भी बन सकता है। ठीक है खेमचंद जी, वापस आऊंगी जल्दी से। राहुल जी 1 सेकंड रुकिएगा। दिनेश जी अपनी बात रखिए प्लीज। जी, दरअसल संघ भारत के अंदर कार्य कर रहा है, सभी राज्यों में कार्य कर रहा है और भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपनी बात कहने का अधिकारी है, कह सकता है। सिर्फ संघ का ही एक व्यक्ति वहां जाकर के, सभी स्वतंत्र है और जाते भी हैं। भारत के अंदर ऐसी काफी एनजीओ हैं, लोग हैं कि जो बाहर नेपाल में, थाईलैंड में, बांग्लादेश, पाकिस्तान या और कंट्री में जाकर के कार्यक्रम करते हैं और अपनी बात कह करके आते हैं, कभी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन इस बार अगर परम पूज्य भागवत जी ने जाकर के अपनी बात वहाँ कुछ लोगों ने बुलाया है, कार्यक्रम करने का प्रयास किया भी है, तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। इन सब बातों से हमें दूर रहना चाहिए। सभी स्वतंत्र हैं और हमारे देश के अंदर भी बाहर से लोग आकर अपनी बातें कहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। इसलिए अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है। परम पूज्य भागवत जी वहां जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं। वहां के जो लोग हैं उनको पसंद भी करेंगे। भारत में भी अपनी बातें जो कहते हैं उसी तरह की बातें वहां रहेंगे। एक ही विचारधारा है हम लोगों की, से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ राहुल जी का एक सवाल है दिनेश जी, और वो ये है कि जिस तरीके का यूनिवर्सल वननेस प्रोग्राम वो न्यूयॉर्क में जाकर कर रहे हैं, भारत में इस तरह का प्रोग्राम क्यों नहीं करते? अलग अलग विषयों पर काम करना या देश की सेवा करना इज डिफरेंट, और इस तरह के जो कार्यक्रम है उसको लेकर उनका सवाल था कि वो आरएसएस यहाँ क्यों नहीं करता। भारत के अंदर हमारा संघ शताब्दी वर्ष अभी 1925 से लेकर के 2025 तक 100 वर्ष पूरे हुए हैं। वंश परिवर्तन का नारा पूरे भारत के अंदर दिया है। सभी राज्यों में सोम का बोध, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, इस सारे विषय के ऊपर, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर कार्य भारत के अंदर हो रहा है। सिर्फ ये है कि जानकारी करें कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अपना कार्य तो संगठनात्मक चलता है बड़ी मजबूत स्थिति के साथ। ऊपर से कोई बात गई स्टेट प्रांत लेवल पे, प्रांत से फिर जिला लेवल पे, फिर निचले स्तर पे वो कार्य अपना चल रहा है। वहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने जो बातें कही है वहां जानी भारत में चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है। और भारत के जितने भी अपने कार्य है वो बड़ी मजबूती के साथ संगठन करता है और करा भी रहे हैं राष्ट्र के लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, ठीक है। कौसर हसन मजीदी जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी सर, बहुत जल्दी से। सभी लोगों को आपने सुना, एक बात बस निकालने की यही कोशिश है कि एक कंक्लूजन निकल कर आए कि कितना सही है कितना गलत है। हालांकि स्टैंड तो अमेरिकी प्रशासन को लेना है, लेकिन ऐसा ना हो जाए परसों तक में कि कार्यक्रम भी ना होने दे, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मुझे लगता है। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है और उसी इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत ये बयान दिया जा रहा है। वरना एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी एनजीओ हो जो भारत में निर्बाध रूप से कार्य कर रहा है और भारत के कानून और संविधान के तहत वो आता है और कार्य करता है, उसके किसी व्यक्ति को किसी कार्य से रोका जाना, तो ये निश्चित रूप से ये पूरे देश को उस कार्य से रोका जाना। बाकी जो बयान होते हैं वो सब राजनीतिक बयानबाजी होती है। हम लोग एक सामाजिक और सूफी संगठन के लोग हैं जिनका कार्य देश में रचनात्मकता का कार्य करना है और देश में सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है। हमारे लिए हमारा सबसे पहला उद्देश्य सबसे पहले भारत है और उसी मतलब जो है, जो हमारा ध्येय है, उसी ध्येय के अंतर्गत हम लोग सारे काम करते हैं और भारतीयता सर्वोपरि। ठीक है। हाँ, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी राखी जी, ऐसा है कि देखिए वहाँ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज का विरोध कर रही है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ शर्मा जी से
कि जब 1979 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि आरएसएस को रिफॉर्म करने की जरूरत है और इनको अपना टाइम डिवोट करने की जरूरत है, सोशल इवल्स को खत्म करने। सोशल इवल्स क्या है? अनटचेबिलिटी। क्या आरएसएस ने कभी आज तक कोई प्रोग्राम ऐसा किया देश के अंदर? नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बार बार आप मित्र कभी आरएसएस की शाखा में गए नहीं है। यहाँ पे उपाध्याय जी बैठे हुए जो प्रचारक है, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आपने 4 बार एक सवाल पूछा है। आप शाखा में जाइए, वहाँ सब लोग बैठ के खाना खाते हैं और वहाँ फर्स्ट नेम की परंपरा है, सेकंड नेम लिया ही नहीं जाता। अरे आप सुन लो, आपने अनटचेबिलिटी की बात की, आरएसएस की शाखा में खुद डॉक्टर, अरे आप सुनोगे, आपने सवाल कर लिया। बस सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद आरएसएस की शाखा में जाके देखा कि वहां पे टचेबिलिटी का वहां पे कोई है ही नहीं, कि भाई आपको एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वहां कोई जाति पूछता ही नहीं है, जाति को कंसिडर ही नहीं किया जाता। सब वहाँ 6 भोज में सब टिफिन शेयर करते हैं, वहां पे सब बैठ के खाते हैं, अपने बर्तन खुद धोते हैं। आपको किसी वर्ग में जाइए, अरे I think you need to participate in some शाखा, you need to participate राहुल in जी some रुकिए, program, आपका जो you need सवाल to था वो get आंसर कर educated रहे yourself. हैं। एक मिनट सुनिए, वो जो जवाब दे रहे हैं उसको भी सुन लेते हैं। राहुल जी, आपको थोड़ा जानने की जरूरत है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये लिख रहे हैं, आप शाखा में जाएं और फिर वहां आपको पता चलेगा सब बैठ के खाते हैं, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहां ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कि राहुल जी को चांदी की चम्मच से खाना खिलाया जाएगा और बाकी को पत्थर पे खिलाया जाएगा। वहां सबको पत्थर पे खिलाया जाता है। वहां पे अगर किसी को थाली दी जाएगी तो सबको थाली दी जाएगी, गिलास दिया जाएगा तो सबको दिया जाएगा। अगर सब जमीन पे बैठे तो सभी बैठेंगे और परोसने वाले की जाति नहीं पूछी जाती, वहाँ बनाने वाले की जाति नहीं पूछी जाती। आप शाखा में जाइए, आप आरएसएस के किसी वर्ग में जाइए, आपको पता चलेगा। इसीलिए आरएसएस लगातार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। गलत नेता कोई है? बता दो। अरे कैसी बात, आरएसएस में जब जाति नहीं है तो वहां पे ना अपर कास्ट ना लोअर कास्ट ना वहां पे जाति आधार पर लीडरशिप है नहीं। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हजारों की संख्या में पूरे देश के पदाधिकारी, अगर आप प्रचारकों की भी बात करोगे, सैकड़ों की संख्या में जो प्रचारक हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के संगठन महामंत्री रहे थे, वो भी दलित वर्ग से, मैं नाम नहीं ले रहा। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो संघ में पूरा जीवन दे रहे हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं। दलित वर्ग में भी उस समाज से आते हैं जिनको महापिछड़ा कहा जाता है, लेकिन हम उनको उनके नाम से इसलिए आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। हम उनको बराबरी के साथ सम्मान देते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं, हम अपने जैसा ही उनको मानते हैं। इसलिए आरएसएस में कौन क्या है, मतलब जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं होता, कार्य के आधार पर वर्गीकरण होता है और समाज के सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को टच करने का काम संघ करता है, लेकिन अपने आप में डिवीजन नहीं करता। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी राखी जी, मैं ये कह रहा हूं कि यह उपाध्याय जी या हेमचंद शर्मा जी ने अभी जो बात रखा कि आरएसएस में समानता की बात होती है, यह ग्राह्य नहीं है। इसलिए ग्राह्य नहीं है कि इनके बड़े कार्यक्रमों को तो मंच पर केवल मोहन भागवत जी या उनके तरह जो उस पद पर बैठे लोग रहे सरसंघचालक, वो केवल वो अकेले बैठते हैं। 1-2 लोग जो है उस मंच पर बैठते हैं और सारे लोगों को नीचे बैठाया जाता है। तो इस समानता का संदेश तो हुआ नहीं। एक बात जो हमने देखा है और हमने जो देखा है वो इसी मीडिया सब मंच पे बैठते हैं। जब सब मंच पे बैठेंगे तो सामने कौन बैठेगा? मतलब कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं आप? इस डिबेट में सभी एंकर हो जाएंगे तो डिबेट कौन करेगा? नहीं, आप सुनिए, चलिए ठीक है, बीच में ना बोलिए, सुनिए आप शर्मा जी, सुनिए फिर बोलिए। और मैं ये कह रहा हूं कि समानता की बात इनकी नहीं है और ये अपने को राष्ट्रवादी संगठन बताते हैं। अभी उपाध्याय जी को हम सुन रहे थे, जितने उद्देश्यों को ये बार बार गिना रहे हैं कि उद्देश्यों को लेकर के आरएसएस काम करती है, ये सारे एनजीओ के नेचर के काम है जो सामाजिक संगठन के लिए
काम करते हैं। और ठीक है, जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो एनजीओ के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बना। ठीक है, हमारी आजादी नहीं थी, आप जिस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के अंग्रेजों के सहयोग से आप चलते रहे, उनके लिए काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब देश आजाद हो गया और आजादी के बाद देश में संविधान लागू हो गया और आपकी गतिविधियां, जो उद्देश्य आप गिनाते हैं, ये सारे उद्देश्य जो है, ये सारे उद्देश्य एक एनजीओ के उद्देश्यों में आते हैं। तमाम एनजीओ से जुड़े लोग होंगे तो जानते होंगे। तो ये सारे कार्य जो है, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किए जाते हैं, ये सारे उद्देश्य उसके तहत आते हैं। तो राष्ट्रवादी तो आप है नहीं, इसलिए कि राष्ट्रवादी तो वो है जो संविधानवादी है। आप संविधान को मानते नहीं, संविधान द्वारा निर्मित जो कानून है उसको आप मानते नहीं। आप स्वयं वो संगठन है, ना आपका कोई लेखा है, न जोखा है, न कोई बात है। अभी हम डॉक्टर राहुल साहब को बतौर एक्सपर्ट सुन रहे थे, वो किसी किताब का हवाला देते हुए किसी लेखक के माध्यम से वो कर रहे थे। वो लेखक भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों में से एक हैं और बल्कि आज की भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में भी हैं। उनकी भी बातों को आप स्वीकार नहीं करते। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपने ही लोगों की बातों को मानते हैं या स्वतः बोलते हैं, बाद में आप पलट जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो आपकी हैं, वो यही तो डॉक्टर राहुल जी ने बयान दिया कि आप समय पर पलटी मार जाना, अविश्वसनीयता आपका जो है पहचान है, यही तो बात है ना, यही तो कहा जा रहा है। इसलिए आप सोचिए, और पहले राष्ट्रभक्ति का ढोल पीटने के पहले जो भारतीय संविधान है उसके तहत आप अपने को रजिस्टर्ड करा लीजिए और अपना वार्षिक लेखा जोखा नियमानुसार जो है ये प्रस्तुत करना शुरू करिए। ये हम आपसे अपील करेंगे। ठीक है, देखिए एक तो समय की सीमा है। कुटुंबकम की बात एक बार भारत की धरती पर, एक सेकंड कुटुंबकम की बात एक बार भारत की धरती पर करिए। आप तमाम चैनलों पर बैठ करके तो जब गिरते हैं तो कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब करने लगते हैं और फिर कहेंगे कि यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है और इसके बाद हिंदू खतरे में है। अरे भाई, आपने 13 दिन की सरकार चला लिया, ठीक है, चला लिया, अंतर नहीं होंगे सर, ठीक है, चला लिया और 2014 से लगातार भारत में सरकार चला रहे हैं, तमाम देशों में चला रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक हिंदू खतरे में है। तो आपको क्या जरूरत है हिंदुओं की? ठीक है राजेश जी, रुक जाइए, रुकिए, समय हो गया, प्लीज ऐसे मत करिए, है ना, बोल रही हूँ, समय हो गया, रुकिए थोड़ा सा। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात रखिए, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले ये हाँ, आप अपनी बात रखिएगा, मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए बहुत जल्दी से। ये कार्यक्रम कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार्यक्रम ये संस्था ऑर्गेनाइज कर रही थी उसका एक्स अकाउंट सस्पेंडेड किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कार्यक्रम को भी कर दिया जाए? क्योंकि ये चीज मैंने दिनेश जी से पूछी थी और यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और ये फिर भारत को देखना पड़ेगा। राखी जी, हाँ राहुल जी, आप ही से पूछ रही हूँ, राखी जी सुन पा रहे? हाँ हाँ बोलिए। हाँ राखी जी, ऐसे अभी संविधान की बात हुई, इन्हीं के विश्व हिंदू परिषद के एम मुंशी ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एनिमी ऑफ नेशन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये तो संविधान में भी विश्वास नहीं करते, इन्हीं के आदमी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के आदमी के एम मुंशी ने कहा, ये किताब में है, ये किताब में है। तो ये तो संविधान में भी नहीं विश्वास करते, उसको एनिमी बोलते हैं। राहुल जी मुझे ये बताइए, ये कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब तो मुझे यही पूछना पड़ेगा। रेफरेंस दे दूं आपको? आप झूठ बोल रहे हो, वो किताब भी आप जैसे किसी ने लिखी होगी। अच्छा बस ठीक है, वो दुबे जी ठीक कह रहे हैं कि पलटी मारते हो आप। अब मुझे समझ आ गया, ठीक कहा दुबे जी ने, मैं किसी पार्टी से नहीं। ठीक है, चलिए झगड़ा मत करिए, मुझे ये बताइए राहुल जी आपको लगता है कार्यक्रम होगा या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? मल्टीपल पर्सनल फायदे के लिए आप लोगों ने चेंज किए। साहबानों के केस में आपने संविधान को आपने बदला क्योंकि आप मानते नहीं हो। आपने सैकड़ों ऐसे आपने संविधान को सस्पेंड किया, आपने इमरजेंसी लगाई। आप संविधान के हत्यारे, भारतीय जनता पार्टी RSS नहीं है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम में कितना विरोध आता है, क्या चीजें होंगी हम देखेंगे। आपको 25, 30, 50 साल पहले की हिस्ट्री जानने की जरूरत है। ठीक है, झगड़ा मत करिए सर, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सबके अपने अपने मत हैं और सबके मतों का स्वागत है।
बात इस चीज की है कि सात समंदर पार आरएसएस को लेके जो तकरार है, इससे सवाल तो खड़ा किया। एक बात तो बिल्कुल सही है कि जोहरान ममदानी की जो नाम आ रहा है, जो मेयर है वहाँ के, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, इलेक्शंस होने हैं अमेरिका में, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ और भी है कि इन सारी चीज़ों के पीछे एक प्रोपेगेंडा जो बनाने की कोशिश है। मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी, हो सकते हैं कुछ ऐसे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी से इतर देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने की विचारधारा रखती हूं, क्योंकि USCIRF के जो चीफ हैं आसिफ मसूद, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। तो बहुत सारे देखिए इसके पीछे रीजन है, लेकिन इस चर्चा के माध्यम से जो बात निकल कर आई है, प्रोग्राम तो होगा, लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारणवश ज्यादा विरोध होता है तो फिर ये एक बड़ी बात होगी। और रही बात बैन करने की आरएसएस को, तो वो अभी किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की जो प्रशासन है, वहां से चीजें हो सकती हैं, लेकिन उस तरफ कोई ऐसी बात जाएगी नहीं, मुझे नहीं लगता। बाकी आने वाले समय में देखेंगे क्या कुछ होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।